बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान ऑटो सेक्टर से रिलेटेड वीडियो में इरफान अवान आपको खुशामदीद कहता है। और आज की इस वीडियो में हम होंडा एटलस कार के बारे में अपना एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। होंडा एटलस कार 11th जनरेशन सिविक लॉन्च करने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस नई स्ट्रीम की लॉन्च से होंडा एटलस कार के प्रॉफिट्स और उसके मार्जिन्स पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन से आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। इसके साथ साथ आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, 11th जनरेशन लॉन्च जो है वो होंडा एटलस कार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी लॉन्च से इसके प्रॉफिटेबिलिटी और इसके सेल्स वॉल्यूम में एक बड़ी इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। इसी बेसिस पे हमने होंडा एटलस कार के लिए एक बाय कॉल दी है और इसकी दिसंबर 31 2022 की हमने टारगेट प्राइस जो है 296 रुपये पर शेयर की रखी है, जो कि एग्जिस्टिंग लेवल्स पे 39% ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, अगर आप इस शेयर में इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हैं और 6 से 8 महीने में आपको 40% रिटर्न मिलता है, तो यू कैन वेल इमेजिन कि बैंक में पैसे रखने से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो एज़ पर आवर मार्केट रिसोर्सेज व्यूअर्स, वी एक्सपेक्ट कि 11th जनरेशन सिविक जो है वो मार्च 2022 तक लॉन्च हो जाएगी, लेकिन हमने सेफर साइड पर रहते हुए इस रिसर्च रिपोर्ट में एज्यूम किया है कि ये लॉन्च जो है जून 2022 तक मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा होंडा एटलस के जो ऑफिशियल डीलर्स हैं उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक अभी तक 11,000 यूनिट्स की होंडा 11th जनरेशन की बुकिंग हो चुकी है, और ये बुकिंग बिफोर द डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल प्राइसेस एंड वेरिएंट इंफॉर्मेशन है, जो कि अभी तक कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11th जनरेशन सिविक की जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगी वो तकरीबन 51 लाख से 61 लाख के रेंज में होगी, और ये 1.5 इंजन कैपेसिटी वेरिएंट में लॉन्च होने जा रही है। अभी जो करंट होंडा सिविक का मॉडल है वो तकरीबन 41 लाख से 51 लाख की रेंज में फरोख्त हो रहा है, और ये जो न्यू मॉडल होगा वो इस एग्जिस्टिंग मॉडल से तकरीबन 20% हायर प्राइस पे लॉन्च हो रहा है। और इस 20% हायर प्राइस यानी प्रीमियम प्राइस से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बड़ा इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, एनालिसिस पर्पसेस के लिए ये ज़रूरी है कि जब होंडा सिविक ने अपना 10th जनरेशन मॉडल 2016 में लॉन्च किया था, तो उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में और उसके वॉल्यूम्स में क्या इम्पैक्ट आया था। तो 10th जनरेशन सिविक जो है उसकी लॉन्च जो थी वो 24 लाख से 25 लाख की टैग प्राइस पे हुई थी। इस मॉडल को मार्केट में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और कंपनी ने लॉन्च ईयर में तकरीबन 20,000 यूनिट सेल किए थे, और लॉन्च ईयर के अगले साल कंपनी ने 22,000 यूनिट्स सेल की थी। इन सेल्स के बढ़ने से एच कार के प्रॉफिट्स में एक अच्छा इम्पैक्ट आया था, और लॉन्च ईयर में इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 42.9 रिकॉर्ड हुई थी, और लॉन्च ईयर के अगले साल इसकी अर्निंग पर शेयर 57.1 रुपीज़ पर शेयर रिकॉर्ड हुई थी। अगर हम इसका लॉन्च ईयर के पिछले सालों से कंपैरिजन करें तो जो 2014 का साल था उसमें इसकी अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 50 पैसे थी, 2015 में ये 22 रुपये 10 पैसे थी, और 2016 में 24.90 पैसे पर शेयर थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंपनी ने अपना नया वेरिएंट और या जनरेशन लॉन्च की तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी में कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया। इसके साथ साथ जिस क्वार्टर में 10th जनरेशन सिविक लॉन्च हुई थी उससे कंपनी के मार्जिन जो है उस क्वार्टर में वो 16.2% पे चले गए थे, जबकि पिछले 4 क्वार्टर्स की जो एवरेज थी वो 15% थी। और उस लॉन्च क्वार्टर में जो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर अचीव की थी वो 10 रुपये 32 पैसे पर शेयर अचीव की थी। तो अगेन जो प्रीमियम प्राइस चार्ज का इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वार्टर है उसमें भी कितना ज़बरदस्त कंपनी ने अचीव किया था। अब हम इस जो मॉडल लॉन्च हो रहा है 11th जनरेशन का, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम दिया जा रहा है
इस वक्त वो तकरीबन 8 से 9 महीने का है और ये चीज़ इस चीज़ को शो कर रही है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको मार्केट में बड़ा वेल तरीके से रिसीव किया जा रहा है और लोग इस मॉडल को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस मॉडल की लॉन्च से कंपनी की जो सेल्स में है उसमें एक साइजेबल जो है इजाफा होगा। इसके साथ साथ अभी तक जो 9 महीने गुजरे हैं 31 दिसंबर तक, उसमें कंपनी ने तकरीबन 3,300 यूनिट्स सेल की हैं। ये सेल्स नए मॉडल की लॉन्च से पहले की फिगर्स हैं। अगर हम इन सेल्स को 10 साल की हिस्टोरिकल मंथली एवरेज के साथ कंफर्म करें या कंपेयर करें तो उसमें हमें एक चीज़ बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि जो उसकी 10 साल की मंथली एवरेज है वो तकरीबन 2,000 यूनिट्स की है, लेकिन इन 9 महीनों में ये एवरेज इंक्रीज़ होके 3,300 यूनिट्स पर मंथ पे आ गई है। तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो माशाल्लाह इस साल में बहुत अच्छी है और इसकी रिफ्लेक्शंस आपने इसके रिजल्ट्स में भी देखी कि इस साल कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। अब इसके साथ साथ इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कंपटीशन देखते हैं कि अब जो होंडा सिविक की 11th जनरेशन जो लॉन्च हो रही है, ये इसका जो कंपैरिजन होगा या जो मेन कंपटीशन है वो स्पोर्टेज, hyundai, टस्कन और एमजी के साथ होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी की वजह से वी अज्यूम कि इसके कंज्यूमर इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा आएगा। अब इसके हम अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क की बात करते हैं। अपसाइड का मतलब है कि जो इसकी सेल्स की फिगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं सेल्स उससे ज़्यादा हो जाएं, और डाउनसाइड रिस्क का मतलब है कि जो इसकी सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यू मॉडल लॉन्च से उसकी सेल जो हैं वो हमारे जम्पशन से नीचे गिर जाएं। तो उसमें अपसाइड और डाउनसाइड क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट कर सकती हैं। तो अपसाइड जो इसकी है उसमें ये हो सकता है कि हम जो इसके वॉल्यूम्स अज्यूम कर रहे हैं उसके वॉल्यूम्स हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो जाएं और उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट इसके मार्जिनस पे आएगा। जो मार्जिन बढ़ने से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ सकती है। अब इसके डाउन साइड रिस्क की बात करते हैं तो डाउन साइड में सबसे बड़ा रिस्क इकोनॉमिक स्लो डाउन का है कि अगर ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ख़राब होती है तो उससे इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, कंज्यूमर डिमांड कम होगी, जिससे कंपनी की सेल्स गिरेंगी और अल्टीमेटली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर सकती है। इसके साथ साथ एडवर्स करेंसी मूवमेंट का एक फैक्टर है कि अगर आपका जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में मज़ीद कमज़ोर हो गया तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे इनके मार्जिन कम हो सकते हैं और अल्टीमेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। इसके साथ साथ एक मेन जो उसका फैक्टर हो सकता है वो ग्लोबल चिप शॉर्टेज का है कि अगर इसमें जो चिप्स यूज़ होती हैं उसमें एक बड़ी शॉर्टेज आ गई, जैसा कि हमने कोरोना के दिनों में देखा, तो उससे इनकी प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होगी और प्रोडक्शन मुतासर होने से इनकी सेल्स मुतासर होंगी, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर सकती है। तो इस अप साइड और डाउन साइड रिस्क एनालिसिस के साथ हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस एनालिसिस के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कमेंट हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी तमाम क्यूरीज का टाइमली मैनर में जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।